अब उस धोखे की बात जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दिया जा रहा है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में अब ये बातें होने लगी हैं कि यूक्रेन को फ्री में हथियार कब तक दें बॉस? हथियार के लिए यूक्रेन से पैसा भी वसूल करना चाहिए। और क्या नरेंद्र मोदी अब इस युद्ध को रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे? आज इस पर बात होगी। अमीर देश किसी के सगे नहीं है, अमेरिका तो खासकर। वो तो उन्हें भी नहीं छोड़ते जिन्हें अपना दोस्त कहते हैं। जो अमेरिका यूक्रेन का बड़ा सगा बनता है, वो अब हथियार के पैसे वसूलने के चक्कर में। अमेरिका की रक्षा राज्य मंत्री सेलेस्टे वॉलेंडर ने अमेरिकी संसद को बताया है कि यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों से जो हथियार मिल रहे हैं, उनमें से कुछ हथियारों की कीमत यूक्रेन को आगे बढ़कर चुकानी चाहिए। कल तक तो ये हथियार दे रहे थे, आज कह रहे पैसा दो तब हथियार देंगे। अमेरिकी संसद की एक कमेटी की सुनवाई में बात हुई है कि अमेरिका के लिए अब यह जरूरी है कि वो यूक्रेन को फ्री में हथियार देने की बजाय हथियारों की कीमत वसूल करने वाली डील करे, क्योंकि अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से ज्यादा दिन फ्री में हथियार नहीं दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है यह सुनकर ज़ेलेंस्की की बुद्धि खुलेगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लगता है कि जैसे यहां लोगों के हार्ट ब्लॉक हो रहे हैं, उनकी बुद्धि ब्लॉक हो रखी। अभी तक तो भाई लड़े जा रहा था क्योंकि फ्री में सब मिल रहा था। अब कैसे लड़ोगे जब अमेरिका कहेगा कि पैसा दो तब हथियार देता हूं? अमेरिकी रक्षा राज्य मंत्री ने यूक्रेन के बारे में बताया कि यूक्रेन में अपने लिए कुछ हथियार जरूर खरीदे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों से यूक्रेन ने हथियार खरीदने वाली कोई बड़ी डील नहीं की। अमेरिकी रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन के पास अभी बजट नहीं है, अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यह सही बात है कि यूक्रेन को खुद के डिफेंस खर्च की प्लानिंग तैयार करनी चाहिए। मतलब अगर लड़ते रहना है तो अपने खर्चे खुद उठाओ। अब तक अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहा था, पुराने घटिया वैसे दे रहा था, लेकिन दे रहा था, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए के हथियार दे चुका है। सीधे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के स्टॉक से दे चुका है 2 लाख करोड़ के, और करीब 38,000 करोड़ रुपए के हथियार फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत दिए गए। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव के नाम पे दिए गए। यानी अमेरिका का जो बिल बना है, जो हथियार देने के नाम पर, अमेरिका का बिल कितना बना आपको पता है? 3,88,000 करोड़ का बिल बन गया अमेरिका। इतना बिल। इसीलिए अब वो लोग कह रहे हैं कि भैया यूक्रेन तुम हमसे पैसा मतलब हमसे सिर्फ हथियार लेते रहोगे तो नहीं चलेगा, हमको पैसा भी दो, हथियार लो लेकिन खरीदो। अमेरिका हो या यूरोप, किसी को भी यूक्रेन की चिंता नहीं है, यह मैं शुरू से बता रहा हूं। उन्हें अपनी चिंता है। आज ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनके बारे में यूक्रेन युद्ध के बाद कहा गया था कि वो रूस से बोरिया बिस्तर समेट लेंगे, उनमें से बहुत सारी कंपनियां आज तक रूस में जमी हुई हैं। ये लोग दुनिया को ज्ञान देते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए, चीन को क्या करना चाहिए, फलाने को क्या करना चाहिए। इनकी खुद की कंपनियां रूस में बिजनेस कर रही हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन्स वाली कंपनी है ऑशान। इसके आज भी रूस में 230 स्टोर चल रहे हैं, और कंपनी ने कहा कि वो रूस में बने रहेंगे। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी है फाइजर, वो जो वैक्सीन बनाती थी, इसने कहा था कि रूस में निवेश बंद कर देंगे, लेकिन आज भी रूस में अपने प्रोडक्ट बेच रही है फाइजर। डेनमार्क की कंपनी है कार्ल्सबर्ग, ये रूस में अपने कारोबार के लिए ऐसा खरीदार ढूंढ रही है जो युद्ध खत्म होने पर कंपनी को वापस बिजनेस लौटा दे। मतलब इनको समेटना नहीं है, कुछ दिन के लिए जाना है, मतलब मेरे घर को तुम देखना, वैसा वाला हिसाब। अमेरिका की बड़ी टोबैको कंपनी है फिलिप मॉरिस, इसने तो पिछले महीने कह दिया कि वो रूस में अपना बिजनेस कभी नहीं बेचेगी। ये इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड, और ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि रूस को अलग थलग कर दो। अरे तुम क्या कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। युद्ध से पहले रूस में 1600 कंपनियां काम कर रही थीं, और 800 से ज्यादा कंपनियां अब भी जमी हुई हैं। इतनी ईमानदारी है कि रूस बहुत खराब है, वो देखो यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है, तो सब बंद करो ना भाई। इन कंपनियों को डर है कि अगर वो रूस से हट गई तो रूस में अपने उनके मार्केट शेयर पर भारत, चीन, तुर्की जैसे देशों की कंपनियां कब्जा कर लेंगी, जिन देशों की कंपनियों पर रूस में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इनको ज्ञान भी देना है और पैसा भी कमाना है। रूस यूक्रेन से युद्ध से सब तबाह हो रहे हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया को लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध कोई रुकवा सकता है, तो वो एक नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि यही रुकवा सकते हैं।
इटली की पीएम इस वक्त भारत में है। उन्होंने यूक्रेन में शांति समझौते के लिए पीएम मोदी की मदद मांगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। भारत वहां पर सीज फायर करवाने और शांति लाने के लिए बातचीत करने में मदद कर सकता है। दुनिया को अब लगता है कि कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी और इंडिया है। अच्छा, इटली की पीएम आज ही भारत आई। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो दुनिया भर में सबसे चहेते नेताओं में से एक है। यहां इंडिया वालों को पसंद नहीं आएगा, इंडिया में मतलब कुछ लोगों को, लेकिन इटली की पीएम कह रही है कि दुनिया में सबसे पॉपुलर नेताओं में नरेंद्र मोदी। और यह बात साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेता हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 2 दिन के द्विपक्षीय दौरे पर भारत आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। इटली की पीएम पहली बार भारत के दौरे पर आई। वो पिछले साल अक्टूबर में इटली की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और वो इटली में पीएम बनने वाली पहली महिला हैं। जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ 46 साल की हैं और वो दुनिया के सबसे कम उम्र वाले राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। इटली की पीएम ने आज जब पीएम मोदी को मोस्ट लव्ड वन लीडर्स में से एक कहा तो तारीफ सुनकर कैसे पीएम मोदी भी हंस पड़े, एक बार वो देखिए। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. इटली की पीएम कह रही है कि अप्रूवल रेटिंग देख लीजिए, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बताएं। यहां कुछ लोग बताते रहे कि नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता। दुनिया की कूटनीति में भारत की कितनी अहमियत है आज की डेट में, इसे इस बात से भी समझिए कि जिस अमेरिका और जिस रूस के नेता एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते, उसी अमेरिका और उसी रूस के विदेश मंत्री आज भारत में एक साथ थे, आमने सामने बैठे हुए। भारत में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव फेस टू फेस उनकी मीटिंग हुई, आमने सामने। G20 के विदेश मंत्रियों की इस कॉन्फ्रेंस के बीच ही एंटनी ब्लिंकन और सरगई लावरोव के बीच करीब 10 मिनट बातचीत भी हुई। 10 मिनट की इस मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से 2 मुख्य बातें की। अमेरिका ने रूस से कहा कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, अमेरिका ने रूस से कही कि रूस को परमाणु हथियार वाले समझौते से बाहर निकलने का फैसला बदलना चाहिए। लेकिन रूस के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री को यह संकेत दिए गए कि रूस का स्टैंड हाल फिलहाल में बदलने वाला नहीं है। अब भले ही यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस दोनों का वही पुराना स्टैंड रहे, लेकिन यह बड़ी बात है कि दोनों नेता दिल्ली आए और दोनों आमने सामने बैठे, फिर भले ही 10 मिनट क्यों ना बात हुई। इससे भारत के महत्व को समझा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कहीं और ऐसा 1 साल में नहीं हुआ कि दोनों साथ आए, और ना ही हो सकता है। आज की तारीख में दुनिया नरेंद्र मोदी और इंडिया की तरफ ही देख रही है। अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह का टकराव चल रहा है, उसी को लेकर पीएम मोदी ने भी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपनी बात रखी। उन्होंने फिर दुनिया को याद दिलाया, दुनिया के बड़े बड़े देश जो ग्लोबल डिप्लोमेसी चलाते हैं उनकी खूब खिंचाई की। पीएम ने कहा कि जिन मुद्दों को हम बैठकर हल कर सकते हैं, उन्हें हमें ऐसा नहीं बना देना चाहिए कि हम बैठकर कोई बातचीत नहीं कर सकते और मुद्दे हल नहीं हो सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में साफ दिख गया कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो गया। मुंह पे बोल दिए भाई कि आप लोग से चल नहीं पा रहा। पीएम ने कहा कि हमें उन देशों के बारे में भी सोचना चाहिए जो G20 जैसे ग्रुप में नहीं है। दुनिया के विकासशील और गरीब देशों के प्रति भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब सबके मुंह पर उनको याद दिलाया कि तुम तो पैसा कमा के बैठे हो, वो जो गरीब देश हैं उनके लिए भी कुछ सोचोगे कि नहीं सोचोगे, क्योंकि जब ग्लोबल गवर्नेंस फेल होता है तो उसका असर गरीब देशों पर पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज ज्यादातर विकासशील देश कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं। ये देश अपने लोगों के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती से जूझ रहे हैं, खिलाने के लिए नहीं भाई उनके पास। अमीर देशों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग से बहुत से देश प्रभावित हो रहे हैं। जब तक दुनिया इन कमजोर और विकासशील देशों की बात नहीं सुनेगी, तब तक कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वो दुनिया की अगुवाई करता है। इसी वजह से भारत ने G20 की अध्यक्षता में इन देशों की आवाज बनने की कोशिश की है। यह होता है वर्ल्ड लीडर, जो आज की डेट में भारत है, कि भैया हम तो बढ़ रहे हैं,
हम तो ब्राइट स्पॉट हैं, लेकिन वो जो अंधेरे में डूबे हैं उनको भी तो सोचो, उनका भी तो सोचो।